आज की इस वीडियो में जानिए, अगर मुगल भारत नहीं आते तो कैसा होता हिंदुस्तान। 16वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया के कुछ कबीले खैबर पास पार कर एक नई जगह, अपनी नई दुनिया बनाने के मकसद से पहुंचे। वो शख्स जिसकी रगों में चंगेज खान और तैमूर जैसे योद्धाओं का खून दौड़ता था। बाबर और उसकी आने वाली पुश्तों ने पूरे भारतीय महाद्वीप पर कब्जा कर लिया और लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर शासन किया। हमारे देश पर मुगल शासन के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव पड़े। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा मुगल भी दूसरे विदेशी शासक लोधी, तुगलक, तैमूर की तरह हिंदुस्तान लूट के इरादे से आए थे। लेकिन यहाँ की समृद्धि और खुशहाली देखकर उनका मन बदल गया। वो यहीं बस गए और शासन करने लगे। मुगल हिंदुस्तानी समरसता में कुछ इस हिसाब से डले कि वो हमेशा के लिए यहीं के हो गए और यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाजों में योगदान देने लगे। आमतौर पर हमारे जहन में यहाँ मुगल शासकों में औरंगजेब की एक उन्मादी शासक, हिंदू विरोधी की छवि है, तो वहीं अकबर की एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट की। इनके बारे में कही गई कुछ बातें सही हैं, लेकिन इनके अलावा भी मुगलों के शासन के कई ऐसे बिंदु हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मुगल शब्द फारसी से आता है, जिसे मंगोलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थी जिसके नाम पर आज के मंगोलिया देश का नाम पड़ा। भारत में आने वाले मुगल चंगेज खान और तैमूर लेन के वंशज थे। हिंदुस्तान पर 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगलों का शासन रहा। मुगल साम्राज्य में आज के समय का हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सारा इलाका शामिल था। 1526 में मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और फिर समय के साथ साथ इस साम्राज्य का विस्तार होता गया। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं और फिर अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराया और ये सिलसिला मुगल शासक औरंगजेब तक चलता रहा। जिस समय हिंदुस्तान में मुगल शासन की नींव रखी गई, उस समय हमारा देश कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सभी रियासतों के राजा अपनी प्रजा को तो खुशहाल रखते, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में ही लड़ते रहते थे और इसी का फायदा इन मुगलों ने उठाया। यानी ये कहा जा सकता है कि बाहरी लोग जिस मुल्क को हिंदुस्तान समझते थे, वास्तव में वो कई भागों में बटा हुआ था, जिसे मुगलों ने एकीकृत कर हिंदुस्तान बनाया। इस हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का देश हरगिज नहीं था, जो हम आजकल समझते हैं। दरअसल सिंधु नदी को फारसी में हिंदू कहते थे और इस नदी के इस पार के इलाके को वहाँ के लोग हिंद कहते थे। इसी हिंद से हिंदुओं ने भी राजपूत रियासतों के साथ संधियां की, राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और हिंदुओं को भी प्रशासन में जगह दी। आमेर के कचवाहा राजपूत हमेशा से ही मुगलों की सेना में उच्च पदों पर काबिज रहे। इतना सब करने के बाद भी इतिहासकारों की माने तो मुगल हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे, जिसे उन्होंने अपने दिल से अपनाया था। और यही कारण था कि दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों को ध्यान में रखकर मुगलों ने हिंदुस्तान को सबसे पहले तो एक किया और फिर इसकी ताकत बढ़ाने का काम किया। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अगर मुगल भारत न आए होते तो शायद आज भी हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में बटा होता। इतनी विविधता, इतनी भाषाएं होने के बावजूद कई करोड़ लोगों और 4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को एक सूत्र में मानना आसान काम तो नहीं। 16वीं और 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। उस समय पूरे विश्व का 1/4 धन सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ करता था। हालांकि 10वीं सदी से पहले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, लेकिन इस अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत कम थी। वो मुगल शासन के दौरान ही था जब भारत 20.9% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ा। मुगलों ने व्यापार बढ़ाने के लिए सड़कें बनवाई, नदियों में जहाज चलवाए और तटों पर बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण भी करवाया। इतिहासकारों की माने तो उस समय मुगल साम्राज्य के दोस्तों, ये बात सच है कि मुगलों के शासनकाल में टैक्स की दरें बहुत ज्यादा थी, पर यह बात भी सच है कि मुगलों ने हिंदुस्तान को आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, 15 एकड़ में फैला फतेहपुर सिकरी का महल और प्रेम का दुनिया में सबसे बड़ा प्रतीक विश्व प्रसिद्ध ताजमहल दिया, जिस पर हम आज भी गर्व महसूस करते हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान में लूट खसूट नहीं की, बल्कि इन इमारतों में पैसा लगाकर राज्य को पैसा कमाने के नए जरिए दिए, जो आज तक कमाई करके दे रहे हैं। यहाँ ताजमहल सालाना 20 करोड़ रुपए की कमाई करता है, तो वही कुतुब मीनार से 10 करोड़, लाल किला और हुमायूं के मकबरे से 6-6 करोड़ रुपए सरकारी राजस्व में आज भी सालाना जमा होते हैं। अगर मुगल हिंदुस्तान न आते तो हमारे देश में ये मकबरे और इनसे होने वाली कमाई भी न होती। मुगलों ने हिंदुस्तान का फारसी वास्तुकला से परिचय करवाया, जो उससे पहले एशिया के दूसरे देशों में तो देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में नहीं। इसके अलावा मुगलों ने हिंदुस्तान में जंग के पुराने नियमों को भी बदल डाला। तुर्की युद्ध रणनीति और अपनी तोपों के दम पर ही बाबर ने पानी का पहला युद्ध जीता था। जब मुगल शासन में थे
तब हिंदुस्तान में बंदूक, तोपें और तलवार जैसे हथियारों का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि मुगल शासन के दौरान हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्माण करने वाला देश हुआ करता था। यहाँ से ये हथियार दूसरे देशों को भी सप्लाई किए जाते थे। मुगलों ने देसी उत्पादन को खूब बढ़ावा दिया। उस समय सूती कपड़े, मसाले, नील, नमक, ऊनी और रेशमी कपड़े आदि का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन हिंदुस्तान में ही हुआ करता था और हिंदुस्तान ही इन सब चीजों का सबसे बड़ा निर्यातक भी हुआ करता था। उस समय प्रशासन तो मुगलों के हाथ में था, लेकिन व्यापार में हिंदू व्यापारियों का ही दबदबा था। अकबर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिनसे पश्चिम के देशों का भारत से व्यापार बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत इन्हीं व्यापारियों की शक्ल में आई थी, जिसने बाद में मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया और हिंदुस्तान पर राज किया। इस पर ये तो कहा जा सकता है कि अगर मुगल सल्तनत अंग्रेजों को मौका ना देती तो शायद वो भारत पर राज ना कर पाते, लेकिन ऐसा कहना बेमानी लगता है, क्योंकि अगर मुगल सल्तनत ना होती तो हमारा देश छोटे छोटे कई देशों में बटा होता, जिन पर कब्जा करना विदेशों के लिए और आसान होता। अंग्रेजों ने मुगलों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों को लगभग खत्म ही कर दिया और उसके बाद जो थोड़े बहुत लघु उद्योग बचे हुए थे उसे आजादी के बाद हमारे हुक्मरानों ने बर्बाद कर दिया। भारत की जिस प्राचीन धन दौलत की हम बात करते हैं वो दिल्ली सल्तनत या उसके बाद आए मुगलों ने नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लूटी और विदेश भेजी। सन 1700 में अंग्रेजों से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की 24% थी। जी हाँ, 24%, जो 1952 में अंग्रेजों के जाने के वक्त सिर्फ 3.8% रह गई थी। जिस स्तर पर अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को लूटा वो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। अंग्रेज भारत की कई बहुमूल्य मुगल पेंटिंग्स, हीरे जवाहरात और शिल्प कलाएं लूट कर ले गए, जो आज हमें पश्चिमी म्यूजियम्स में देखने को मिलती हैं। इन लूटी गई चीजों में बेशकीमती कोहिनूर, जो आज क्वीन एलिजाबेथ के ताज में लगा है, एक उदाहरण मात्र है। क्या होता अगर अंग्रेज ही भारत न आते? इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया। हमारे देश भारत पर शाहजहां की बादशाहत थी। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे उनकी बेगम मुमताज महल से थे। मुमताज महल वही बेगम है कि जिनकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल जैसी इमारत बनवाई थी। इन 4 बेटों में से एक का नाम दारा शिकवा था, एक का नाम शाह शुजा था, एक का नाम शाह औरंगजेब था और एक का नाम मुराद बख्श था। 1657 में हिंदुस्तान का बादशाह यानी शाहजहां काफ़ी बीमार हो गया। जब उसके बचने की कोई भी उम्मीद न रही तो उसने अपना खलीफा अपने बड़े बेटे दारा शिकवा को बना दिया। शाहजहां ने अपनी पूरी सल्तनत को तो पहले ही 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और एक एक हिस्सा अपने एक एक बेटे को दे दिया था, लेकिन अब बारी थी शाहजहां के बाद उसका मेन खलीफा बनने की, यानी सबसे बड़ा बादशाह बनने की। लिहाजा चारों भाइयों में से कोई भी एक दूसरे को अपने ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी कोई भी एक दूसरे की बादशाहत कबूल नहीं करना चाहता था। लिहाजा उन चारों में जंग होना तय थी। इन दोनों में लड़ाई की एक अहम वजह यह भी थी कि चारों की सोच अलग अलग थी। लिहाजा इसी वजह से कोई भी दूसरे की बादशाहत में रहना पसंद नहीं कर सकता था। दारा शिकवा की सोच और नज़रिया अपने परदादा अकबर से मिलता था। लिहाजा यही वजह थी कि दारा शिकवा हिंदुओं और राजपूतों के दरमियान बहुत ज़्यादा अजीज़ और प्यारा था। वहीं दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मज़हब इख्तियार करके ईरान के हुक्मरान की सपोर्ट ले ली थी ताकि मुझे बादशाहत मिल सके। लिहाजा औरंगज़ेब आलमगीर एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे और सुन्नी और हनफी मज़हब के मानने वाले थे। लिहाजा उनको बड़े बड़े उलमा और उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट हासिल थी और लिहाजा पूरी उम्मत मुस्लिमा ये चाहती थी कि औरंगज़ेब तख्त पर बैठें। वहीं इनके चौथे भाई यानी मुराद बख्श शराब और तलवार के शौकीन थे। इसी वजह से ये सिपाही और जनरल में काफ़ी मशहूर थे और इन्हें उनकी सपोर्ट हासिल थी। चारों भाइयों में एक लंबे वक्त तक जंग चलती रही। नतीजा ये हुआ कि शाह औरंगज़ेब को अपने सारे भाइयों पर फतह हासिल हुई और बिलाखिर 1658 में औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। औरंगज़ेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया था और एक के बाद एक लगातार किलों को फतह करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान की सीमा यानी हिंदुस्तान का इलाका इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि आज हिंदुस्तान के उस इलाके में कई देश आबाद हो गए हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले राजा थे कि जो पूरे हाफिज़ कुरान थे, यानी जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ याद था। औरंगज़ेब आलमगीर ने इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बावजूद भी कभी भी सल्तनत के माल से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया था।
औरंगज़ेब आलमगीर का ये मामूल था कि आप सुबह उठकर फजर की नमाज़ अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते और कुरान मजीद की तिलावत के बाद कुरान मजीद को लिखना शुरू करते। आप कुरान मजीद लिखते और फिर उसको हदिया करते यानी बेच देते थे और इस तरह कुरान करीम के लिखे हुए नुस्खों को हदिया कर करके ही अपना खर्च चलाया करते थे। उसके अलावा औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में इतिहास में ये भी लिखा गया है कि आप टोपियाँ बनाकर बेचा करते थे और उन टोपियों से जो भी आपको फ़ायदा होता था वो आप अपनी जेब में रखा करते थे और उसी को अपने ऊपर खर्च किया करते थे। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान कपड़ा बनाने वाले देशों में 1 नंबर पर आता था और उस वक्त अमेरिका के डॉलर की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि हमारे हिंदुस्तान का उस वक्त का 1 रुपया यूरोप के कई पाउंड के बराबर होता था। औरंगज़ेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले बादशाह थे कि जिन्होंने शराब जैसे नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल फोर्स तैयार की थी जो शहर के लोगों पर नज़र रखती थी और इस तरह के मुलजिमों को फौरन गिरफ्तार करती थी। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में दुनिया का 25% पैसा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही में मौजूद था, यानी हिंदुस्तान इतना ज़्यादा अमीर था। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौर में ऐसे रॉकेट और तोपों का निर्माण किया था कि जिनका मुकाबला करना नामुमकिन था। जंग में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल भी औरंगज़ेब आलमगीर ने ही किया था। उनके पास अजदहा पैकर नामी ऐसी मशहूर तोपें थीं जिनके जरिए से 35 किलोमीटर वजनी रॉकेट फेंके जा सकते थे। औरंगज़ेब आलमगीर को आमतौर पर हिंदू विरोधी बताया जाता है, हालांकि सच्चाई ये है कि उनके दरबार में काम करने वाले तकरीबन 36% लोग हिंदू हुआ करते थे। उन्होंने पंडितों की पेंशन का भी इंतज़ाम किया था और ये पहले मुगल शासक थे कि जिन्होंने पंडितों की पेंशन का इंतज़ाम किया था। इन्होंने अपने दरबार में तमाम बड़े बड़े हिंदू कवियों को जगह दी थी। आज इतिहास की झूठी किताबों के ज़रिए से हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि औरंगज़ेब कोई एक अच्छा बादशाह नहीं बल्कि एक जालिम बादशाह था जिसने हमेशा अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म किया। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, बल्कि ये वो इतिहास है कि जो अंग्रेज़ों ने औरंगज़ेब के खिलाफ लिखा था। उसकी वजह ये थी कि औरंगज़ेब इतना ताकतवर राजा था कि जब तक हिंदुस्तान पर औरंगज़ेब का राज रहा, अंग्रेज़ों की ये हिम्मत ना हुई कि वो हिंदुस्तान के अंदर अपना कदम रखें। लिहाजा यही वजह है कि औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में आना शुरू कर दिया था और औरंगज़ेब से अपना बदला लेने के लिए और हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करने के लिए उन्होंने एक ख़ास धर्म यानी हिंदू धर्म के लोगों को औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बलगलाना शुरू किया और लोगों की नज़रों में ये जाहिर करने की कोशिश की कि औरंगज़ेब एक ऐसा बादशाह था जिसने हमेशा हिंदुओं के ऊपर जुल्म व सितम किया और हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। हालांकि दिमाग से सोचने वाली बात यह है कि जिस शख्स ने हिंदुस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक राज किया, इतने दिनों राज किया कि उससे पहले किसी भी बादशाह ने नहीं किया था, तो अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों को जबरन मुसलमान बनाता तो आज हिंदुस्तान में इस्लाम के अलावा दूसरे मज़हब का नाम लेने वाला ज़िंदा नहीं रहता। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, आज हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी गैर मुस्लिम ही है। आज लोग झूठे इतिहास को आधार बनाकर ये दावा तो करते हैं कि शाह औरंगज़ेब ने हिंदुओं के ऊपर जजिया लागू कर दिया था, हालांकि वो ये नहीं बताते कि इसकी वजह क्या थी। औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुओं के ऊपर टैक्स इसलिए लागू नहीं किया था कि वो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, बल्कि उनका नज़रिया ये था कि मुसलमान तमाम के तमाम लोग अपनी ज़कात का माल बैतुलमाल में दें और इसी तरह हिंदू भी जजिया नामी टैक्स बैतुलमाल में जमा करें। बैतुलमाल उस दौर में उस फंड को कहा जाता था कि जो सल्तनत का फ़ंड होता था और तमाम सल्तनत के लोगों यानी गरीबों पर खर्च किया जाता था। लिहाजा मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा उस फंड में जमा करते थे और हिंदू भी जजिया का पैसा उस फंड में जमा किया करते थे, जिसे उस वक्त बैतुलमाल के नाम से जाना जाता था। लिहाजा ये तमाम चीज़ें अफवाह और अंग्रेज़ों की वो चालबाजियों का नतीजा है कि जो उन्होंने हम पर हुकूमत करने के लिए चली थी। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम औरंगज़ेब आलमगीर के सही इतिहास को पढ़ें और जानें। आज की वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर हमको फॉलो कर लें। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो मुगल बादशाह थे जिन्होंने हिंदुओं के लिए चीन में घुसकर कैलाश मानसरोवर को छीन लिया था। कैलाश मानसरोवर जो शिवजी का वास है वो चीन के कब्जे में है। आज़ादी के बाद चीन ने कैलाश पर्वत व कैलाश मानसरोवर और अरुणाचल प्रदेश के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी यूं पहुंचे कि चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, हमारी ज़मीन हमें वापस दिलाई जाए। इस पर चीन ने जवाब दिया कि हमने भारत की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है।
बल्कि अपना वो हिस्सा वापस लिया है जो हमसे भारत के एक शहंशाह ने 1680 में चीन से छीन कर ले गया था। यह जवाब यूनो में आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में मौजूद है। जानते हो चीन ने किस शहंशाह का नाम लिया था? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का। दरअसल चीन ने पहले भी इस हिस्से पर कब्जा किया था, जिस पर औरंगजेब ने उस वक्त के चीन के चिंग राजवंश के राजा शुंजी प्रथम को खत लिखकर गुजारिश की थी कि कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का केंद्र है, लिहाजा इसे छोड़ दे। लेकिन जब 1.5 महीने तक किंग शुंजी प्रथम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो औरंगजेब ने चीन पर चढ़ाई कर दी, जिसमें औरंगजेब ने साथ लिया कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद का और सेना लेकर कुमाऊं के रास्ते ही मात्र 1.5 दिन में कैलाश मानसरोवर लड़कर वापस छीन लिया। ये वही औरंगजेब है जिसे कि कट्टर इस्लामिक बादशाह और हिंदू कुश कहा जाता है। सिर्फ उसी ने हिम्मत दिखाई और चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इतिहास के इस हिस्से की प्रामाणिकता को चेक करना चाहते हो तो आज़ादी के वक्त की यूनो के हलफनामे देख सकते हैं, जो आज भी संसद में सुरक्षित है और आप ये किताबें भी पढ़ सकते हैं। तख्त पर अकबर महान का शासन हुआ करता था और कहा यह भी जाता था कि अकबर अपने दौर में सबसे दौलतमंद बादशाह हुआ करते थे। लेकिन उसी दौर में अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में गृह युद्ध का माहौल चल रहा था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन के दौरान ब्रिटेन की मुख्य इकोनॉमी कृषि पर निर्भर करती थी, लेकिन युद्ध और बर्बादी के दौरान इस वक्त ब्रिटेन दुनिया के उत्पादन का कुल 3 से 4% उत्पादन कर पा रहा था। उसी दौर में पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पावर स्ट्रगल में काफी पीछे छोड़ चुके थे और माहौल ये था कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक पुर्तगाली जहाज को लूटकर किसी तरह अपना काम चलाकर खुश हो जाया करते थे। उसी समय में एक ब्रिटिश नाविक को दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री यात्रा के दौरान भारत की समृद्धि के विषय में पता चला। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में 200 ब्रिटिश व्यापारी एक नई कंपनी बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी को महारानी का भी सपोर्ट हासिल हो जाता है। अब बात भारत की करें, अब तक अकबर मर गया था। जहांगीर को नया मुगलिया बादशाह बना दिया जाता है और इसी के साथ 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में सबसे पहले अपनी कंपनी के व्यापारी जहाज के साथ आते हैं। वो भारत में एक नई कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की घोषणा करते हैं। अपने इसी व्यापारिक चोले को पहने हुए कैप्टन हॉकिंस और उनके साथ थॉमस रोब जहांगीर के दरबार में पहुंचे और वो जहांगीर को अपने खूबसूरत और महंगे उपहारों और फायदेमंद व्यापारी समझौते का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन उस वक्त डच और पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर पहले तो ये प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, लेकिन अंग्रेज लगातार इसमें कुछ और बेहतर डील जोड़ते हुए बादशाह को लगातार प्रस्ताव भेजते रहते हैं और एक वक्त बाद जहांगीर अपने व्यापार करने की रॉयल परमिशन दे देते हैं। सूरत, मुंबई, पटना, मद्रास जैसी जगहों पर इसके बाद अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने में व्यस्त हो जाते हैं। इन फैक्ट्रियों ने लगभग सबको आकर्षित करना शुरू कर दिया था। कई भारतीय व्यापारियों ने भी इन फैक्ट्रियों से जुड़ना शुरू कर दिया। अपने व्यापार को फैलता हुआ देखकर अंग्रेजों का लालच और बढ़ जाता है और वो सत्ता को हथियाने के लिए मुगलों के खिलाफ 1686 में एक जंग छेड़ देते हैं, जिसमें उन्हें मुगलों से करारी हार का सामना करना पड़ता है। और शायद यही हार थी कि अंग्रेजों का दिमाग खुल गया। उन्हें अब नई तकनीक पर काम करना था, जो कि था फूट डालो और राज करो। इस युद्ध के बाद उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी और आगे ऐसी कोई हरकत न करने का वायदा भी किया। दरबार से उन्हें कुछ जुर्माना लगाकर वापस से व्यापार करने के लिए छोड़ दिया गया और यही माफी मुगलों के खात्मे की एक बड़ी वजह बनती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत ने मुगलों को अपने से ही लड़ाना शुरू कर दिया। कई लोग सल्तनत के बादशाह बनने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई और संघर्ष के दौरान कई कमजोर शासक बादशाह बनकर मुगलों की ही शक्ति को कम करने लगते हैं और यहीं पर अंग्रेजों को अपने लिए एक मौका दिखाई देता है। 1717 में मुगल बादशाह एक बड़ी बेवकूफी कर बैठते हैं। अंग्रेजों को वो एक फरमान में महज कुछ रकम की एनुअल फीस में साल भर बिना लगान या कर चुकाए व्यापार करने का आदेश दे देते हैं। इसी दौरान पर्शिया का बादशाह भारत पर आक्रमण करता है और यह आक्रमण इतना अचानक होता है कि पर्शियन सेना बड़ी आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाती है। जब स्थिति कठिन हो जाती है तो मुगल बादशाहों ने 17 करोड़ रुपए, कई महंगे स्टोन और एक पिकॉक स्टोन देकर किसी तरह से दिल्ली को बचा लेते हैं। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल कमजोर पड़ जाते हैं
इसी बीच अंग्रेज बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अपने तख्त से हटाने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं। चूंकि अंग्रेजों के लिए जंग कठिन होने वाली थी, इसलिए उन्होंने इसे जीतने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज उन्हीं के सेनापति जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, उन्हें बंगाल का नवाब बना देते हैं। 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेज बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की एकल सेना को हरा देते हैं। निजाम और मराठों के साथ भी अंग्रेज अपनी ऐसी नीतियों का इस्तेमाल करके पहले उन्हें आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देते और फिर उन्हीं की कमजोर हो चुकी सेना पर आक्रमण करके उस रियासत के सभी अधिकारों को अपने पास सुरक्षित कर लेते। अंग्रेजों ने 18वीं सदी में खुद को सिर्फ कृषि तक ही नहीं रोका, वो काफी बड़े हिस्से के व्यापार और जमीन के इस्तेमाल पर लगने वाले टैक्स से भी कमाई करके अमीर बनते रहे। इसके लिए उन्होंने कई भारतीय जमींदारों को अपना खास बना लिया। एजुकेशन पॉलिसी के कारण भी देश के कई समाज सुधारक अंग्रेजों से काफी प्रभावित हो चुके थे, जो अंग्रेजों का साथ देने लगे। यही कारण था कि 1857 की क्रांति के दौरान भी अंग्रेजों को बहुत ही जमींदारों और एलीट लोगों का साथ प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर अंग्रेजों की जीत की वजह भी बनी। इस क्रांति में जीत के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज देते हैं और उनके सभी बेटों को बड़ी क्रूरता के साथ मौत के घाट उतरवा देते हैं। इस तरह से देश में मुगलों के खिलाफ प्रोपगंडा अभियान चरम पर है। ऐसे में जरूरी है हम जाने मुगलों का हिंदुस्तान कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मुगलों ने पूरे भारत को एक किया तो इस देश का नाम कोई इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदुस्तान रखा। हालांकि इस्लामिक नाम भी रख सकते थे, कौन विरोध करता। जिनको इलाहाबाद और फैजाबाद चुभता है वो समझ लें कि मुगलों के ही दौर में रामपुर बना, और तब तक भी बना जब रामपुर एक मजबूत मुस्लिम रियासत थी। नाम बदला जा सकता था, कौन विरोध करता। मगर मुस्लिम नवाबों ने भी रामपुर का नाम नहीं बदला तो सीतापुर भी बना रहा, जो कि वो भी मुस्लिम रियासत थी। अयोध्या तो बसी ही मुगलों के दौर में। रामचरितमानस भी मुगलिया काल में ही लिखी गई। मथुरा वृंदावन तो बसी ही मुगलों के दौर में। बनने से रोक सकते थे, कौन विरोध करता। आज के माहौल में मुगलों को सोचता हूं, मुस्लिम हुक्मरानों को सोचता हूं तो लगता है कि उन्होंने बेवकूफी की। होशियार तो ग्वालियर का सिंधिया घराना था, होशियार मैसूर का वाडियार घराना भी था, और जयपुर का सवाई जयसिंह का राजशाही घराना भी होशियार ही था। तो जोधपुर उम्मेद सिंह का भी राजघराना भी होशियार ही था। देश के साथ गद्दारी भी की और आज सबसे बड़े देशभक्त भी बनते हैं। टीपू सुल्तान हो या बहादुर शाह जफर, बेवकूफी कर गए। कोई चिथड़े चिथड़े हो गया तो किसी को देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, और सबके वंशज आज भीख मांग रहे हैं। अंग्रेजों से मिल जाते तो वो भी अपने महल बचा लेते और अपनी रियासतें भी बचा लेते। वाडियार, जोधपुर, सिंधिया और जयपुर राजघराने की तरह उनके वंशज भी आज ऐश करते, उनके बच्चे भी आज मंत्री विधायक बनते। यह आज का दौर है। यहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से ही इंसान देशभक्त हो जाता है, चाहे उसका इतिहास देश से गद्दारी का ही क्यों ना हो। बहादुर शाह जफर ने जो 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश की क़ियादत की और उनको पूरे देश के राजा रजवाड़ों तथा बादशाहों ने अपना नेता माना। भीषण लड़ाई के बाद अंग्रेजों की छल कपट नीति से बहादुर शाह जफर हार गए और गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिटिश कैद में जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान करके अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। बेवकूफ थे बहादुर शाह जफर। आज उनकी पुश्तें भीख मांग रही हैं। अपनी इस हिंदुस्तान की जमीन में दफन होने की उनकी ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी और कैद में ही वो रंगून और अब बर्मा की मिट्टी में दफन हो गए। अंग्रेजों ने उनकी कब्र की निशानी भी ना छोड़ी और मिट्टी बराबर करके फसल उगा दी। बाद में एक खुदाई में उनका वहीं से कंकाल मिला और फिर पहचान के बाद उनकी कब्र बनाई गई। सोचिए कि आज बहादुर शाह जफर को कौन याद करता है। क्या मिला उनको देश के लिए अपने खानदान की कुर्बानी से। ऐसा इतिहास और देश के लिए बलिदान किसी संघी का होता तो अब तक सैकड़ों शहरों और रेलवे स्टेशनों का नाम उनके नाम पर हो गया होता। क्या इनके नाम पर हुआ कुछ? इसलिए कहा कि अंग्रेजों से मिल जाना था। ऐसा करते तो ना कैद मिलती ना कैद में मौत, ना यह गम लिखते जो रंगून की कैद में लिखा। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायेदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में।
कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी मिल न सकी